वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एक कोरिलेशन सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे करते हैं इसको देखेंगे। एक्चुअली आपको हम बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है जौनपुर यूनिवर्सिटी में जो बीएड का एग्ज़ाम हो रहा है उससे संबंधित है और उसके बच्चे जो है जौनपुर यूनिवर्सिटी से हमें कांटेक्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहे हैं, यानी हम उनके ऑन डिमांड क्वेश्चन को सॉल्व करके दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये सार्थक तभी होगा जब आप इसको मैक्सिमम जगह शेयर करेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो या बीएड संबंधी कोई हो, जैसे हमारे चैनल पे फिलॉसफी के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, साइकोलॉजी के पड़े हुए हैं, स्टैटिक्स के लगभग वीडियो पड़े हैं, यानी और रिसर्च के भी काफ़ी टॉपिक हम आपको दे देंगे। मैथ है, मैथ के काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, उसको आप देखें, उस चैनल पे के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। दिया है कि 10 विद्यार्थियों के 2 विषयों में प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं। दोनों विषयों के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या करिए। इसमें हम लोगों को क्या करना है? सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। सहसंबंध क्या होता है? 2 वेरिएबल का आपसी संबंध को दिखाता है कि अगर एक चर में, वेरिएबल मीन्स चर, एक चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में भी वृद्धि हो, या एक चर में कमी हो तो दूसरे में कमी हो, या इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि एक चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में कमी हो, या एक चर में कमी हो रही है तो दूसरे में वृद्धि हो। इसको हम लोग ठीक से समझेंगे। इसका प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं इस टॉपिक का, सहसंबंध और सहसंबंध गुणांक की गणना करना। इसके पहले भी हम इसको पढ़ा चुके हैं, फिर से हम एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहे हैं। उस टाइप का है, कुछ अलग टाइप का है, ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक की गणना करने की जो है 2 प्रमुख विधियां होती हैं। एक होता है रैंक डिफरेंस मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मोमेंट विधि। हम लोग इसमें देखेंगे रैंक डिफरेंस मेथड। रैंक डिफरेंस मेथड को देखेंगे। रैंक डिफरेंस मेथड जो है स्पीयरमैन का है और एक और मेथड है कार्ल पियर्सन का, प्रोडक्ट मोमेंट विधि। तो हम लोग अभी फ़िलहाल रैंक डिफरेंस मेथड से देख लेते हैं इसको। काफ़ी आसान है। जो इसका फार्मूला होता है काफ़ी सिंपल होता है। रो इक्वल टू 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला याद रहेगा, काफ़ी आसान है। 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल है। इसको हम लोग लिखते हैं RHO, रो। इसको हम लोग पढ़ते हैं रो से, RHO लिखते हैं। 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1। हम लोग देखेंगे रो की वैल्यू हमें निकालनी है। रो क्या है? सहसंबंध गुणांक है। इसमें देखेंगे 1 कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट, समेसन डी स्क्वायर, यानी हमें क्या चाहिए? डी की वैल्यू चाहिए, और ये बाई एन स्क्वायर माइनस 1, यानी टोटल नंबर ऑफ डाटा। इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? टोटल नंबर ऑफ डाटा, यानी इक्वल टू 10। थोड़ा सिंपली समझेंगे। 10 छात्र दिए हुए हैं। सपोज कर लीजिए कि आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 10 बच्चों को पढ़ाने के बाद से उनके गणित का प्राप्तांक आपको मिला हुआ है। क्लियर है? 10 बच्चों के गणित का प्राप्तांक है। आपने उन बच्चों का टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद उस पेपर में गणित के उसके अलग अलग नंबर आपने दिया हुआ है। संगीत में भी आपने नंबर दिया हुआ है। अब आपसे ये कहा जाए कि इन बच्चों की रैंकिंग करिए कि कौन बच्चा पहले पोजीशन पे, कौन दूसरे, कौन तीसरे, कौन चौथे, कौन 10वें नंबर पे आया है। इस ग्रुप में ये बच्चे हैं ABCDEFGHIJ। हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्राप्तांक दिया हुआ है इसमें हम लोग को रैंकिंग करना है। मेथड कौन सा है? रैंक डिफरेंस मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रैंक निकालेंगे। किसका? रैंक ऑफ मैथ। किस सब्जेक्ट का? गणित का। हम लोग सबसे पहले गणित की रैंकिंग करेंगे। आप देखेंगे कि जो ए से लेके जे तक 10 स्टूडेंट हैं, इनके गणित के जो प्राप्तांक है इसमें सबसे अधिक प्राप्तांक कौन पाया हुआ है? तो आप देखेंगे इसमें सबसे अधिक प्राप्तांक कौन है? जे का है। जे सबसे अधिक प्राप्तांक पाया 21। तो इसको आप क्लास में कौन सी रैंकिंग देंगे? नंबर 1 रैंकिंग देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या करना है? हमें रैंकिंग करना है, ये ध्यान रखना है।
हमको इस डाटा से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ उनकी रैंकिंग से मतलब है कि वो बच्चा क्लास में किस पोजीशन पे है। जे पहले नंबर पे है। इसके बाद देखेंगे 20 है, 20 को आप कौन सा रैंकिंग देंगे, 2 देंगे। ये ध्यान रखेंगे, संगीत को बिल्कुल भूल जाएंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। 2 रैंकिंग किए, 20, फिर 19 है, 19 को कौन सी रैंकिंग देंगे क्लास में, तीसरी रैंकिंग देंगे। इन 10 बच्चों की बात कर रहे हैं क्लास का मतलब। 19 हुआ, 18 को कौन सी रैंकिंग देंगे, 4 रैंकिंग देंगे। 18 के बाद 17 को 5 रैंकिंग देंगे। 17 के बाद 16 को देखेंगे कौन सी रैंकिंग देंगे, 6 रैंकिंग देंगे। 6ठे पोजीशन पे है क्लास में, यानी इस 10 बच्चों में 6ठे नंबर पे है। 16 हुआ, 16 के बाद इससे कम देखेंगे कौन सा है, 15 है। 6 तक हो चुका है तो इसे हम लोग 7 रैंकिंग देंगे। 15 से नीचे 14 है, इसको हम लोग 8 रैंकिंग देंगे। 14 के नीचे 13, 13 को कौन सा देंगे, 9 रैंकिंग देंगे। और 12 को हम लोग क्या देंगे, 10 रैंकिंग देंगे। इतना क्लियर है। एक क्लास में इन बच्चों का जो है प्राप्तांकों के आधार पे हम लोग रैंकिंग किए हैं कि ए से लेके जे तक जो बच्चे हैं, इन बच्चों का क्लास जो नंबर मिला है उस आधार पे इस ग्रुप में हम उनकी रैंकिंग कर दिए कि पहले नंबर पे जे आया है गणित में, गणित विषय में जे पहले नंबर पे सबसे अधिक प्राप्तांक है। इसके बाद एफ आया है 20 नंबर प्राप्तांक है, इसको हम लोग 2 रैंकिंग दिए। जी को 19 प्राप्तांक है गणित में, या क्लास में तीसरे नंबर पे है तो इसको हम लोग 3 रैंकिंग दिए। क्लियर है। सेम इसी तरह से हम लोग संगीत विषय का भी करेंगे। जो प्राप्तांक है संगीत का, तो हम लोग रैंक किसका निकालेंगे, संगीत विषय का। संगीत की हम लोग रैंकिंग करेंगे। आइए हम लोग संगीत की भी रैंकिंग करते हैं। हम लोग देखेंगे, अब हम लोग गणित का ध्यान नहीं रखेंगे, अब हम लोग सिर्फ संस्कृत पे ध्यान रखेंगे, संगीत पे ध्यान रखेंगे। तो संगीत में सबसे अधिक कौन सा प्राप्तांक पाया हुआ है, संगीत में देखेंगे 27, 28, 30, यानी सबसे अधिक संगीत में नंबर पाने वाला कौन है, बी है। बी कितना नंबर पाया, 30 नंबर पाया। तो इसको रैंकिंग क्या देंगे, 1 देंगे। क्लियर है। 30 के बाद हम लोग देखेंगे 30 से नीचे कौन है, 28 है। तो 28 को कौन सी रैंकिंग देंगे, 28 मीन्स सी, संगीत में 2 रैंकिंग पाया। फिर उसके बाद ये 28 हुआ, फिर उसके बाद से 28 के बाद देखेंगे 27 है। 27 को कौन सी रैंकिंग देंगे, 3 रैंकिंग देंगे। इसके बाद 27 के बाद से हम लोग देखेंगे कौन सा आ रहा है, 27 के बाद 3, 26 नहीं है, 25 है। तो 25 3 तक कर चुके हैं। 25 यानी ए का जो है संगीत में 25 नंबर है, क्लास में किस नंबर पे, ये 4थे नंबर पे है। तो इसको हम लोग 4th रैंकिंग देंगे। क्लियर है। 25 के बाद देखेंगे हम कौन सा है, 25 के बाद 24 है। तो इसको हम लोग क्लास में कौन सी रैंकिंग देंगे, 5 रैंकिंग देंगे। 24, अब 24 के बाद देखेंगे 23 है, उससे कम, तो उसको एक कम रैंकिंग देंगे, 6 देंगे। क्लियर है। 23 के बाद से हम लोग कौन सा देखेंगे, 24 हो गया, 23, 22 है। 23 यानी डी 22 नंबर पाया है संगीत में, और किस पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है क्लास में। 22 हुआ, 22 के बाद 21, इसको हम लोग कौन सा रैंकिंग देंगे, 8 रैंकिंग देंगे। 22, इसके बाद 20 को 9 रैंकिंग देंगे, और बच गया सिर्फ 19 जे का, इसको हम लोग क्लास में कौन सी रैंकिंग देंगे, 10 रैंकिंग देंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन है यही मेन है, बाकी चीज़ें फार्मूले में पुटअप करना काफ़ी आसान है। रैंकिंग पे विशेषकर ध्यान देंगे कि ये जो 10 बच्चे हैं गणित विषय में जो सबसे अधिक प्राप्तांक पाया है उसको हम लोग 1 रैंकिंग देंगे। जैसा कि देख रहे हैं जे ने 21 पाया है। जे के बाद हम लोग देखेंगे 20 एफ ने पाया है गणित विषय में, तो इसको हम लोग क्लास में कौन सी रैंकिंग देंगे, 2 नंबर की रैंकिंग देंगे। ये रैंकिंग ही मेन है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए दिया है फार्मूला रो इक्वल टू 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हम लोग डी को निकालेंगे। डी इक्वल टू होता है रैंक ऑफ मैथ माइनस रैंक ऑफ म्यूजिक। हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं।
यानी देखिए ये जो सिंबल है इस पे ये ध्यान रखेंगे कि जिसमें जो बड़ा रहेगा उसी में से उसको घटाएंगे। तो हम लोग इसको उल्टा करके लिख लेते हैं इस तरह से, इक्वल टू डी, रैंक ऑफ एम माइनस रैंक ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक लिखें, ध्यान रखेंगे संगीत। इसको हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, डी मिल जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, क्लियर है। 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। देखिए 4 माइनस 7, ऐसा नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे छोटे वाले को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, और यहाँ 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, और ये 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 3 5, 10 माइनस 1 9। देखिए ये ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि देखिए यहाँ 7 माइनस 4 हम लिखे हैं और यहाँ पे देखेंगे 7 माइनस 4 उल्टा कर दिए हैं। इस सिंबल का मतलब है जिसमें जो बड़ा है उसी को रखना है आपको, ये ध्यान रखेंगे। चाहे तो आप कर सकते हैं 4 माइनस 7, तो यहाँ माइनस 3 आएगा, लेकिन जब माइनस 3 आएगा तो हमको फार्मूले में क्या निकालना है, डी स्क्वायर निकालना है। तो जब डी स्क्वायर निकालेंगे माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। ये डी स्क्वायर हम लोग क्यों निकालना है, ये ध्यान रखेंगे। रैंक डिफरेंस मेथड में जो फार्मूला है, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1। डी स्क्वायर निकालना, एन की वैल्यू पता है, टोटल नंबर ऑफ डाटा 10 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ डी स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 का स्क्वायर 81, 7 का 7 7 जा 49, फिर हम लोग 3 का निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है। अब हम लोगों को क्या मिल गया, डी स्क्वायर मिल गया। फार्मूले में देखेंगे 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर है, यानी समेसन यानी इसका क्या है, जोड़ करना है। तो आइए जोड़ते हैं, 9 1 10, 10 और 9 19, 1 20, 9 28, 28 और 9 38, 38 5 43, 1 44, 44 और 6 50, 50 का क्या होगा, सुन, ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, समेसन डी स्क्वायर निकल रहा है, ये ध्यान रखेंगे। 50 हुआ, कैरी करेगा 5, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 4 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 10, 23 और 2 कर दीजिए, 23 और 2 25 प्लस 8 33, यानी समेसन डी स्क्वायर क्या मिल गया, 330 मिल गया। क्लियर है। अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर कितना है, 330, समेसन डी स्क्वायर क्या मिला है, 330 मिला है, अपान एन माइनस एन की वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू कितनी है, 10 दी हुई है। तो हम लोग रखेंगे 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 6 इंटू, ये देखिए 10 क्या हुआ, इससे कटा, यानी 36 इंटू 33 बाई 100 का 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, एक लाइन और सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 6 इंटू 33 बाई 99, 100 में से 1 घटा तो 99 बचा,
33 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स आएगा। 3 कहाँ कटेगा? 2 टाइम्स कटेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 - 2, यानी रो इक्वल टू क्या आ गया? -1। क्लियर है इतना? ये हम लोगों का है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक ये हम लोगों का निकलेगा। एक बार हम इसको रिवाइज करके फिर इसकी व्याख्या कर देते हैं। देखिए, आपके पास 10 छात्र दिए हुए हैं। इन 10 छात्रों का सहसंबंध गुणांक की गणना करना है। 2 विषयों के सहसंबंध गुणांक की गणना करना है। 2 विषय कौन सा है? एक गणित है, एक संगीत है। थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लें हम लोग कि हम लोग के पास 10 बच्चे हैं और इन 10 बच्चों के गणित का प्राप्तांक दिया हुआ है। क्लियर है? गणित के जो प्राप्तांक दिए हुए हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं? रैंक डिफरेंस मेथड, स्पीयरमैन का जो है उस फार्मूले का यूज करते हैं। 1 - 6 समेशन d² / n² - 1। हम लोग इसमें रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग कैसे करेंगे? आप भी देखते हैं, अक्सर करते हैं कि अगर आपके क्लास में, आपके ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो जो सबसे अधिक प्राप्तांक पाता है उसको आप 1 रैंकिंग देते हैं, जो उसके बाद होता है उसे 2, उसके बाद 3, इस तरह से 10 तक आप रैंकिंग करते हैं। देख रहे हैं जे का 21 है और आई का 14 है, इसको 8 रैंकिंग, यानी क्लास में 8वीं पोजीशन है इसकी। इस तरह से हम लोग रैंकिंग किए हैं। गणित की रैंकिंग किए और संगीत की रैंकिंग किए। फिर हम लोग क्या निकाले? गणित और संगीत की रैंकिंग का डिफरेंस निकाल लिए। रैंक डिफरेंस मेथड, ध्यान रखेंगे, डिफरेंस निकाल लिए। डिफरेंस निकालने के बाद से d का स्क्वायर कर दिए। फार्मूले में हम लोग पुटअप कर दिए 1 - 6 समेशन d² / n² - 1। d की वैल्यू d² समेशन d² 330 निकला हम लोगों का। फिर हम लोग मल्टीप्लाई किया, हम लोग का रो की वैल्यू क्या आई? -1 आई। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो सहसंबंध गुणांक की वैल्यू होती है वह +1 to -1 के बीच में होती है। अगर इससे ज़्यादा +1 से अधिक या -1 से नीचे आता है तो वो आपका कोरिलेशन का प्रॉब्लम गलत होगा। ये ध्यान रखेंगे। बिल्कुल निचले पायदान पे इसका आंसर आया है, रो इक्वल टू -1। सहसंबंध जो है जनरली 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक सहसंबंध, एक होता है ऋणात्मक सहसंबंध और एक होता है शून्य सहसंबंध, जिसको हम लोग नल सहसंबंध के नाम से जानते हैं। हम उसका थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहेंगे। इसकी व्याख्या में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सहसंबंध जो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है निगेटिव कोरिलेशन और एक होता है जीरो कोरिलेशन। हम लोग देखेंगे कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू जो है, पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यू 0 to +1 आती है और जो निगेटिव कोरिलेशन होता है वह 0 to -1 to 0 के बीच में आती है। ये निगेटिव कोरिलेशन है। देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि अगर एक चर में वृद्धि हो, अगर एक चर में, जैसे गणित के प्राप्तांक में अगर वृद्धि हो तो संगीत के प्राप्तांक में भी वृद्धि हो तो वह, और या गणित के प्राप्तांक में कमी हो तो संगीत के प्राप्तांक में भी अगर कमी होता है तो यह धनात्मक सहसंबंध होता है। लेकिन यहाँ पे ठीक उसके अपोजिट है। यानी देखेंगे कि एक चर में वृद्धि होने पे दूसरे में कमी हो या एक चर में कमी होने पे दूसरे में वृद्धि हो तो वह ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के लिए, अगर हम मान लें कि किसी वस्तु के प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाए, जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लें कि आलू हम लोग सब लोग खाते हैं, काफ़ी पॉपुलर वेजिटेबल है, तो अगर आलू का उत्पादन बढ़ जाता है, ध्यान देंगे, आलू का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसका प्राइस क्या होता है? गिर जाता है। क्लियर है? फिर से एक बार, आलू का उत्पादन अगर बढ़ जाए तो उसकी प्राइस क्या होगी? रेट क्या होगा? गिर जाएगा। यानी अगर हम आलू के प्रोडक्शन और आलू के प्राइस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो जैसे उत्पादन बढ़ रहा है प्रोडक्शन गिर रहा है, अपोजिट चलते हैं। अगर प्रोडक्शन कम हो तो प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु की बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से, अगर किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसकी प्राइस गिर जाती है, या उत्पादन गिर जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। यानी इसमें किस तरह का कोरिलेशन है? ये ऋणात्मक कोरिलेशन है।
और जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, धनात्मक सहसंबंध जो होता है, यानी एक में वृद्धि होने पे दूसरे में वृद्धि हो या एक में कमी होने पे दूसरे में भी कमी हो, वहाँ ऋणात्मक सहसंबंध होता है। इसके एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम लोग मान लें कि एक सर्किल है, यहाँ पे देखेंगे एक सर्किल है, एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है, ये रेडियस है और ये क्या है, सर्कम्फ्रेंस है, परिधि, ये परिधि है। आप ध्यान देंगे, ये वृत्त की त्रिज्या और ये परिधि, अगर वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाए, ध्यान देंगे, तो इसकी परिधि क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। क्लियर है? या इसके त्रिज्या में कमी कर दिया जाए तो इसके परिधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी हो जा रही है। यानी हम लोग अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस के सर्किल की बात करें तो सर्किल के अगर हम लोग रेडियस को कम कर दें, सर्किल के रेडियस को कम कर दें तो उसकी परिधि पे क्या असर पड़ेगा, घट जाएगा। या रेडियस यानी त्रिज्या को अगर हम लोग बढ़ा दें तो परिधि क्या होगा, बढ़ जा रहा है। इस तरह से समझें। एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से, हम लोग गांव में गाय को देखे हैं, गाय को किसी खूंटे से किसी फील्ड में बांध दिया जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि गाय की अगर रस्सी जो खूंटे से बंधी हुई है, अगर वो इतना बड़ा है तो गाय ऐसे एक सर्किल बना के पूरे घास को चरेगी। अगर इस जो है रस्सी को और बड़ा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी सर्कम्फ्रेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो घास और ज़्यादा चरेगी। यानी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सर्कम्फ्रेंस और एरिया या क्षेत्रफल की बात करें, दोनों पे ये लागू होता है कि अगर रेडियस बढ़ा तो क्षेत्रफल क्या हुआ, बढ़ जाता है, अगर रेडियस घटा तो क्षेत्रफल भी क्या होता है, घट जाता है। ये धनात्मक सहसंबंध होता है। यानी एक चर में वृद्धि होने पे दूसरे में वृद्धि हो और एक में कमी होने पे दूसरे में कमी हो तो वहाँ धनात्मक सहसंबंध, और इसके अपोजिट एक में वृद्धि हो और दूसरे में कमी हो या एक में कमी हो दूसरे में वृद्धि हो, जैसे हम लोग किसी वस्तु के प्रोडक्शन और उसके प्राइस की बात की है तो उसमें ऋणात्मक सहसंबंध होता है। सेम उसी तरह से जो हम लोग का क्वेश्चन है कि 10 जो छात्र हैं इनके गणित का प्राप्तांक और संगीत के प्राप्तांक का हम लोग सहसंबंध गुणांक की गणना किए हैं, तो उसमें आया है माइनस रो इक्वल टू -1। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे रो इक्वल टू -1, और हम लोग जानते हैं कि 0 से लेके और -0 to -1 के बीच में यह ऋणात्मक सहसंबंध होता है। हाँ, एक चीज़ इसमें छूटा था, शून्य सहसंबंध, यानी एक चर में वृद्धि होने पे दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, स्थिर रहे, या एक में कमी होने पे दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, वहाँ शून्य सहसंबंध होता है। इसका वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी पहले का पड़ा हुआ है सहसंबंध का, तो वहाँ से आप और आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसकी व्याख्या देखे हैं कि इन दोनों में जो है किस तरह का सहसंबंध है, गणित और संगीत में ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त हो रहा है, और मैक्सिमम ऋणात्मक सहसंबंध यानी -1 से नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कोरिलेशन गुणांक की गणना हम लोग करते हैं वह +1 to -1 के बीच में ही होता है। अगर इससे अधिक हो रहा है या इससे कम हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग के कैलकुलेशन में कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। क्लियर है? इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, पुराने प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि अगर जो गणित विषय दिया हुआ आप देख रहे हैं कि किसी का प्राप्तांक सेम नहीं है, अगर प्राप्तांक सेम हो जाता है, जैसे यहाँ 19 लिखा है, जैसे यहाँ पे हम कर दें 20, सपोज कर लें कि गणित में 2 बच्चों का प्राप्तांक सेम है या जी, तो हम लोग देखेंगे 20 को हम लोग अब रैंकिंग करके देखते हैं। थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि जे को सबसे अधिक प्राप्तांक मिला है 21, तो इसको हम लोग रैंकिंग क्या दिए, 1 दिए। अब हम लोग देखेंगे 21 से नीचे कौन है, 2 जगह 20 है, यानी एफ और जी दोनों लोग 20-20 प्राप्तांक पाए हैं, और रैंकिंग क्या है, 2 या 3 होगा। हम लोग देखेंगे कि 2 और 3 में से एक के साथ तो बेईमानी करके अलग अलग कर नहीं सकते, किसी को दूसरा और किसी को तीसरा तो कर नहीं सकते। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इनकी रैंकिंग को जोड़ के और जितने लोगों का विवाद है उतने लोगों से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 + 3
ये रैंकिंग है, दूसरी और तीसरी रैंकिंग का विवाद है। यहाँ पे कितने लोगों का है, 2 लोगों का है, उससे डिवाइड कर देंगे तो यानी क्या मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5 और 2.5 हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए, ये 2 और 3 का रैंकिंग था। अगर इन केस 3 लोगों का प्राप्तांक सेम हो जाए, जैसे हम लोग मान लें कि 18 है, अगर यहाँ पे भी 18 हो और एक जगह और हम लोग 18 कर दें, यहाँ पे अगर हम लोग 18 कर देते हैं तो देखेंगे कि इसी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जो सेम प्राप्तांक पाए हैं। हम लोग देखें 21 को 1 कर दिए, 20 का हो चुका है, 19 है नहीं, अब सीधे आ गया 18। रैंकिंग कहाँ तक कर चुके थे हम लोग, 3 तक कर चुके थे। अब उसके बाद से कितने लोगों का रैंकिंग है, 3 के बाद 4, 5, 6, यानी 1, 2, 3 लोगों का प्राप्तांक सेम है। तो अब इनकी रैंकिंग को कैसे डिवाइड करेंगे, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 3 तक कर चुके हैं, यानी 4, 5 और 6 रैंकिंग देना है। कितने लोगों में, आई को देना है, डी को देना है और बी को देना है। तो यहाँ पे इन तीनों लोगों की रैंकिंग को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से इसलिए करते हैं कि 3 लोगों के प्राप्तांक सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इन लोगों को रैंकिंग हम क्या दे देंगे, यहाँ पे हम सीधे 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। क्लियर है। इसका इस तरह के प्रॉब्लम का जो है सलूशन हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। वीडियो को जो है मैक्सिमम शेयर करने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक लोगों को इस तरह के मैटर उपलब्ध कराने का प्रयास करिए, तभी हमारे पढ़ाने की सार्थकता सिद्ध होगी। दूसरी चीज़, आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट का कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को बहुत जल्दी आपको अवेलेबल कराया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। ऑलरेडी नवीन सर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की टीचिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। आप उनके वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों को। गणित के है, बीएड संबंधी जैसे फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, स्टैटिक्स है, इससे संबंधित किसी भी टॉपिक को आप हमें मैसेज करिए, हम आपको ऑन डिमांड अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।